क्या फिल्टर लगा हुआ है मेरी वीडियो में? यस सर। ये कैसे हटाते हैं? सर आपका ना वो जहाँ बैकग्राउंड हाँ एंड मैं फिल्टर्स वाला है वहां पर स्टूडियो इफेक्ट्स आता है नीचे, देख के। वहां पर लिप पे नन करना है। ये तो खतरनाक है भाई काम। ये बच्चों की भी क्लासेस होती है ना, वो पंगे लेते रहते हैं इस पर क्लास के बीच में। तो नित्या में इसमें घबराने वाली क्या बात है? अगर मॉक टेस्ट में सर्कुलर का क्वेश्चन था, वो है ही, उसका नाम ही मॉक टेस्ट है। उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, क्या लिखा था उसमें? उस टेस्ट का काम सिर्फ ये है कि आपको ऑनलाइन का आइडिया लग जाए कि कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसका कोई काम नहीं है। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। सर उसमें एक रेशियो वाला क्वेश्चन भी था, अगर उसका जैसे आंसर 36:1 था, हमने अगर वो लिखा था तो वो गलत दिखा रहा था, वो कह रहा था कि 36.00 लिखना है। नहीं नहीं, वो अगर आपने देखा हो ना, वो वैसे गलत दिखाता है लेकिन उसके मार्क्स दे देता है। ओके सर। वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों चलो, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एक तो बच्चों मुझे नहीं पता आपने तब फेब में दिया था कि नहीं दिया था, बट एक बार टेस्ट दोबारा जरूर मतलब मॉक टेस्ट देके देख लेना, ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे नेविगेट करना है और सब कुछ उसी डिवाइस पे जिसने आपने एक्चुअली टेस्ट देना है। ठीक है? एक बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि इनफैक्ट दो बातें हैं कि एक तो अगर आप टेस्ट सबमिट कर देते हो तो उसके बाद देयर इज नो वे कि आपका वो टेस्ट दोबारा ओपन हो। ठीक है ना? तो प्लीज इंश्योर कि आप गलती से भी उस टेस्ट को मतलब ऐसे ही ओपन मत कर लो टाइम पास के लिए और फिर सोचो कि अब हम बैक जा सकते हैं। वंस यू स्टार्ट द टेस्ट देयर इज नो वे कि यू कैन स्टॉप इट। दूसरी बात बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ड्यूरिंग द टेस्ट आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर या कुछ भी होता है, तो पावर फेल मतलब इंटरनेट फेलियर होता है, तो आपको विद इन 10 मिनट्स किसी दूसरे डिवाइस से रिज्यूम करना है, नहीं तो अदरवाइज वो फिर टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ये ना आपके बच्चों ग्रुप्स पे एक डलवाई थी पहले, ऑनलाइन टेस्ट गाइडलाइंस करके, अनाउंसमेंट्स में देखना आप, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है? दैट इज द लास्ट थिंग कि यू विल वांट कि उस कारण से आपके टेस्ट में गड़बड़ हो जाए। और एक बच्चों चलो तीसरी चीज और, कि जैसे आपको पता है कि जो टेस्ट का पैटर्न होगा उसमें मतलब देयर आर 20 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस एंड 5 न्यूमेरिक क्वेश्चंस, राइट? तो न्यूमेरिक क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसमें क्या लिखा है, कि आपको आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक मार्क करना है या इंटीजर मार्क करना है या क्या। ठीक है? वो गलती मत कर देना जल्दबाजी में।
Okay. Of course, negative marking is there. For the single choice questions, not numeric, but for the single choice questions, there is a negative marking of -1, +4 -1, basically. सर एक बार जब असाइनमेंट अपलोड की थी ना, उसके बाद थोड़ी देर बाद असाइनमेंट डिलीट ही होगी अपने आप। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर मतलब और कि पीछे से मतलब कि असाइनमेंट अब शो ही नहीं हो रही। और किसी के साथ हुआ है बच्चों ऐसा कि असाइनमेंट शो ना हो रही हो? हाँ बच्चों, किसी के साथ हुआ है ऐसा? नो सर, अभी भी हो रही है शो सारी असाइनमेंट्स। नहीं, ऐप पे यू कैन लॉग इन ओनली फ्रॉम वन डिवाइस। मतलब आप एक पेरेंट्स नंबर अलग से डाल सकते हो जिससे आप लॉग इन कर सकते हो। चलो ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको कहा था वो पढ़ लिया सबने? एक्सरसाइज 2 कर लो डिस्कस उसकी मोशन की। वैसे तो उसमें डोंट थिंक कोई कास्ट आउट्स होंगे। चलो बताओ बच्चों, इसमें any डाउट्स? $33 question. Average velocity is 0.34. Change in velocity is 0.18. Its uniform acceleration is. एक्सक्यूज मी सर, Hmm. सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। तो क्वेश्चन नंबर 33 में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उससे आपके पास टाइम आ गया। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें बस ये असम्पशन लेनी पड़ेगी कि मतलब कि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे ना। राइट? आगे और बच्चों? Twentieth question. What is the angle between instantaneous displacement and acceleration during retarded one-dimensional motion? बच्चों किसी भी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी क्या डायरेक्शन होती है? वेलोसिटी वाली होती है ना? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होएगी उसी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट होएगी। तो बताओ 20th क्वेश्चन क्या आंसर होना चाहिए? 180 डिग्रीज, राइट?
पाई। $54. Speed of a body moving with uniform acceleration is u. Speed is doubled while covering a distance s. When it covers an additional distance s, its speed would become. तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले आप s डिस्टेंस के लिए लगाओ कि s डिस्टेंस में उसकी स्पीड 2u हो गई, ठीक है ना, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगी, उससे फिर पूरे पे लगा दो, 2s डिस्टेंस पे लगा दो। $61. Velocity u to reach a height h when its velocity is half the initial velocity. Its height from the point of projection is. इसका आंसर बच्चों ठीक दिया हुआ है 61 का, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सर सही है। मतलब जो u आएगा आपका वो रूट 2gh आएगा। अब मैं अगर u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 इंटू s 3 बाय 4 इंटू 3h/4 बनना चाहिए, ठीक दिया होगा आंसर, सी दिया हुआ है। सी है बच्चों आंसर 61 का, ठीक है। सर 61 का बी है पीछे। हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो ये सी बनेगा। आगे एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर बी नहीं बनेगा 61 में क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है। पॉइंट तो ऑफ प्रोजेक्शन तो वही होता है जहां से इनिशियली लॉन्च किया, मतलब ग्राउंड। तो सर ग्राउंड से जब ऊपर जाएगी तो सर वो h/4 ही करेगी कवर, हाफ वेलोसिटी अगर उसे दी है। नहीं, अभी हमने निकाला ना हाफ वेलोसिटी तो 3h/4 पे जाके होती। ओके सर। सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। 16/25 of total distance in the last second. इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एक टोटल डाउनवर्ड मोशन की और एक सिर्फ लास्ट सेकंड की, उससे हो जाएगा। सेवेंटी थ्री भी बिल्कुल सेम है।
73 का आंसर आ रहा है बच्चों? आ रहा है? सर आ रहा है, राय- तो शायद राय- 9.8 लेनी पड़ेगी ग्रेविटी। नहीं, वो तो ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, मतलब अप्रॉक्स आ जाएगा अगर आप G10 भी ले लोगे। 44.1 मीटर है। हाँ, वो हो सकता है कि G10 लोगे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा, 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। आगे बच्चों, नाइन्टी 95 क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट 60 पुट कर दो, टी में क्वाड्रेटिक आएगी। आपको जो दो टाइम आएंगे उनका डिफरेंस चाहिए। एक बार मतलब 60 मीटर हाइट ऊपर जाते होगी, एक बार नीचे आते होगी। आगे बच्चों, होमवर्क 90 तक तो नहीं था, मेरे को तो ये दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि पूरा कंप्लीट करो। ये पहले देखो। 90 तक था, आपने कहा था कि एक्सरसाइज 2 अपने आप कर लेना टाइम लेके। बच्चों एक चलो क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये 112 क्वेश्चन है, क्या इसमें ए ऑप्शन आएगी? इसका आंसर है क्या वैसे? सी? अच्छा, मतलब हाँ, चलो क्वेश्चन को मैं इस तरह पुट करता हूँ। ये तो हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला से। क्या आप ये भी बता सकते थे कि वो यूनिफॉर्म ही होगी एक्सेलरेशन? नहीं बता सकते, ठीक है। आप देखो, हमने सिर्फ ये लिखा है कि if acceleration is positive then it is upward parabola, if acceleration is negative then it is downward parabola। हमने ये कहीं नहीं लिखा कि वो यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस तो सी बेस्ट ऑप्शन बनती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्लीज रिमेंबर, आप ग्राफ देख के ये नहीं बता सकते कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, ठीक है ना। मतलब एसटी ग्राफ से नहीं आप बता सकते कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मतलब उसका चक्कर क्या है कि आप ये ग्राफ देख के नहीं बता सकते कि ये ग्राफ पैराबोला ही है या क्या है। आप अभी देखोगे मैथ्स में, यू विल लर्न देयर आर सो मेनी अदर शेप्स। तो सिंपली इतना सा रीजन देख के नहीं हम ऐसे बता सकते कि ये पैराबोला ही है कि नहीं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बाकी जब आप बाद में कर लोगे फिर तब कर लेंगे डिस्कस। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे बताओगे बच्चों? स्लोप मैक्सिमम, है ना। तो वो ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि स्लोप सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा स्टीप कहाँ है ग्राफ? सीडी में। तो सीडी रीजन की स्लोप निकाल दोगे आप। सर एल पॉइंट का टाइम नहीं गिवन है आपको। वो तो आप निकाल सकते हो ना एल का टाइम। नीचे वाले उससे। सर
बट ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, मतलब कभी डिफरेंस स्केल नहीं है। 0.5 का है, कभी 0.25 का है डिफरेंस। लेफ्ट साइड एक ब्लॉक का गैप 0.5 दिखाया हुआ है, एक ब्लॉक का गैप 0.25 दिखाया हुआ है। सर पर अगर हम उससे सिर्फ उसके आसपास सिर्फ 1 और 1.5 है तो सर उसका हाफ ही होगा। तो मतलब एक्चुअली इसमें हम ऐसे कह दें ना कि ये मिसप्रिंट है, जहां अगर 0.25 की जगह अगर यहाँ 0.5 आ जाए फिर काम ठीक हो जाएगा। और एक और भी ठीक करना पड़ेगा ना, इसके हिसाब से ये भी टाइम 2 नहीं होगा, फिर ये 2.5 होना चाहिए, है ना? सब सही बैठेगा। आगे बच्चों, ऐसे इसी क्वेश्चन में ए पॉइंट पे फिर 0.25 गिवन होना चाहिए। क्या इसी क्वेश्चन में ए पॉइंट पे फिर 0.25 गिवन होना चाहिए। ए पॉइंट पे? हाँ वो तो हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ना आप ग्राफ कैसा बना रहे हो। आंसर कैसे आ रहे हैं जो दिया हुआ है? सर्कम डिफरेंस को 0.25 ले तो आ रहा है 160। हाँ तो वही ना, अगर जैसे मैंने अभी दिखाया तो उसके हिसाब से फिर वो 0.25 ही बन जाएगा ना। ओके सर। आगे बच्चों, चलो ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे। सबने वो रीड किया बच्चों जो मैंने बोला था? ओके तो बच्चों, एक तो जैसे अगर आपने थ्योरी रीड की होगी, एक तो आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि n इंटू यू जो है दिस इज बेसिकली कांस्टेंट, राइट? ये समझ आता है ऐसा क्यों? कि मतलब जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी ना, चाहे आप एक बॉडी को, एक मास को, चाहे आप 5 किलो को, चाहे आप उसको 5000 ग्राम को, वो अमाउंट तो सेम है ना। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जितना आप नंबर को बड़ा करोगे उतना यूनिट छोटा हो जाएगा, राइट? ओवरऑल तो उसने जो वैल्यू कन्वे करनी है वो सेम ही करनी है। ओके फिर बच्चों आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज किन किन टाइप्स की हैं। तो उसमें एक टाइप तो हो जाती है बच्चों रेशो, है ना? कोई एग्जांपल्स दो मुझे जहां पे रेशो लेते हैं हम।
relative density. जैसे relative density हो गया, refractive index हो गया, and so on. करेक्ट। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो कि एक रेशो होती हैं, तो दे विल नॉट हैव एनी यूनिट्स, राइट, क्योंकि वो कोई रेशो ही बन गई। तो ऊपर और नीचे वाले यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। नित्यम बताओ इसमें एक्सेप्शन क्या है? नित्यम फटाफट आंसर करो। फटाफट आंसर करके बताओ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है क्या है? नित्यम, माइक नहीं काम कर रहा तो चैट में तो लिख सकते हो। चैट में इतना बड़ा लिखा है माइक इज नॉट वर्किंग, उससे तो छोटा है आंसर। क्या कर रहे हो नित्यम, बोलो कुछ, क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो? नित्यम मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, अगर अभी के अभी आंसर नहीं आया तुम्हारा। हाँ जी, अच्छा तो इसकी आंसर है एंगल, राइट। तो क्योंकि एंगल भी बच्चों बाय डेफिनेशन एंगल इज अ रेशो, ठीक है। एंगल किसकी रेशो है? इट इज एक्चुअली द रेशो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है जी, तो बट स्टिल इट हैज यूनिट्स। और वो यूनिट्स हैं क्या? रेडियन।
ठीक है ना। फिर बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज किस टाइप की होती हैं? स्केलर्स, जिनमें कि हाँ मतलब डिग्री भी यूज होता है, करेक्ट। स्केलर का क्या मतलब है? जिनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होता है। वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है। तो वैसे नॉट इन योर सिलेबस बट जस्ट लिख लेते हैं। देयर इज आल्सो अनदर क्वांटिटी नोन एज टेंसर। ठीक है, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। टेंसर का एग्जांपल जैसे आगे आएगा बच्चों, स्ट्रेस होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दोज आर टेंसर क्वांटिटीज। अभी आगे आएगा बच्चों टेंसर, अभी मैं जान के नहीं बता रहा, मतलब इट इज एनीवेज नॉट इन योर सिलेबस, और आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा कि उसको क्यों टेंसर कहते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वांटिटी होती है, अभी आपको पता ही नहीं है कि वो क्वांटिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट होता है बच्चों फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड केयरफुली कि ये फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मास, तो आप क्या आंसर करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं टाइम, मतलब मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जब आप कहते हो कि 1 घंटा निकल गया उसका क्या मतलब है, आप कैसे समझाओगे मुझे कि टाइम क्या होता है? सिर्फ वैसे ही जैसे हमने 1 मिनट का टाइम लाइन फिक्स किया हुआ है, जब वो 60 बार हो जाता है तब 1 घंटा निकल गया। नहीं, वो होता क्या है? किसको फिक्स किया आपने 1 मिनट?
ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन तो टाइम का ही दूसरा मीनिंग हो गया ना, क्या मतलब होता है ड्यूरेशन का? मतलब टाइम क्या चीज है, क्या होता है टाइम से? जब हम कहते हैं कि टाइम बढ़ रहा है या टाइम चल रहा है, तो क्या हमारे आसपास क्या चीज है जो जिसको देख के हम कहें कि हाँ जी टाइम बढ़ रहा है आगे? तो कुछ नहीं है ना, मतलब हमारे आसपास कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको मतलब कोई अगर पूछेगा भी तो आप यही कहोगे कि यार होता है, अब कैसे समझाएं इसको, अब है ना, मतलब ये तो सबने देखा है, सबने सुना है, इसको नहीं समझाया जा सकता। तो ये मास भी ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसे ही टाइम है, ठीक है। तो मतलब क्या है फिर कि फिजिक्स में बच्चों हमने ना कुछ क्वांटिटीज ऐसी बना ली जो हमें लगता है कि यार बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनको मतलब और फर्दर किसी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि बस इनको तो हम यही मान लेंगे कि ये तो बस भगवान की देन है, और नहीं समझा सकते हम कि ये किसी और सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो मतलब इसमें हम ऐसे कहते हैं कि दोज क्वांटिटीज which cannot be explained further with the help of any physical quantity. They are already in the simplest form. ठीक है। अभी बच्चों हम लिखेंगे कि फंडामेंटल कौन सी है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल नहीं होती बच्चों, उनको हम कह देते हैं एज डिराइव्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे जब हम कहते हैं स्पीड, तो स्पीड क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम, इन अ वे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की डेफिनेशन ही है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड के अंदर हमने दो क्वांटिटीज का यूज कर लिया, डिस्टेंस एंड टाइम, करेक्ट। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो होती है जो कि और क्वांटिटीज के साथ एक्सप्लेन की जा सकती है, तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। समझा? तो डिराइव्ड की डेफिनेशन क्या हो गई कि those quantities which can be explained with the help of fundamental quantities.
ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कौन कौन सी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें बच्चों आ जाती हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एक होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके बच्चों हम यूनिट्स भी लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। जैसे मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज केजी, लेंथ का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकंड, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, करंट का है एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है बच्चों मोल, और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हैज गॉट टू डू विद द ब्राइटनेस। जैसे ठीक है, नाम ल्यूमिनस कम्स फ्रॉम द वर्ड लाइट। तो ये अपने सिलेबस में है नहीं, मतलब आगे हम कहीं इसके बारे में बात नहीं करते, बट वैसे बता रहा हूं आपको कि दिस हैज गॉट टू डू विद ब्राइटनेस, और इसके यूनिट्स होते हैं कैंडेला। तो मतलब यू आर सपोज टू नो दीज 7 क्वांटिटीज, ठीक है, और इनके यूनिट्स। अब बच्चों इसमें ना थोड़ी सी एम्बिग्विटी रहती है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, इन द सेंस कि देखो, अब अगर तो आप बोलते हो करंट को चार्ज अपॉन टाइम, राइट, तो ऐसा लगता है कि करंट डिराइव्ड होना चाहिए और चार्ज फंडामेंटल होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो उससे ऐसा लगता है कि हम चार्ज को करंट की टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसलिए करंट शुड बी फंडामेंटल एंड चार्ज शुड बी डिराइव्ड। ठीक है, तो ये कई जगह पे ऐसा चक्कर पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर भी है कि जैसे लेंथ को मैंने बोल दिया कि लेंथ इज फंडामेंटल, लेंथ की जगह मान लो हम स्पीड को फंडामेंटल बोल देते, तो लेंथ क्या बन जाता है, एक तरह से स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो मतलब फंडामेंटल की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो 100% एक्यूरेट नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी को किसकी टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहते हो। ठीक है, तो बट ये हमने फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, मतलब सर कौन सा जैसे भी कह एंगल लो है? कि हिस्टोरिकली इस तरह से फिक्स हो गया, तो हिस्टोरिकली हम ये कहते हैं कि करंट इज फंडामेंटल एंड चार्ज इज करंट इनटू टाइम, कि भाई चार्ज इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ करंट। दिस हैज नो इंपॉर्टेंस एज सच, इट इज जस्ट कि जो भी पहले जैसे बोल दिया बस अब वो चला रहा है। सर फिर तो हम एंगल को भी मतलब कि इनके अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाँ, अभी उसको उस भी पे आ तो रहा हूँ मैं। बच्चों दो क्वांटिटीज, देखो ये तो सारी क्वांटिटीज हो गई फंडामेंटल। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अलावा जो भी बची वो सारी डिराइव्ड हो गई। ठीक है, बट इन बिटवीन दो क्वांटिटीज आ जाती हैं जो सॉर्ट ऑफ बीच से में फंस जाती हैं, जिनको हम ना फंडामेंटल कहते हैं ना डिराइव्ड कहते हैं, उनको हम कह देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं बच्चों, बेसिकली वो हैं, एक तो बच्चों एंगल है, ठीक है, और जिसके यूनिट्स मतलब रेडियन है, और एक बच्चों क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट जस्ट थिंक ऑफ इट एज 3D एंगल, ठीक है। मतलब जैसे बच्चों कोन अगर मैं बनाऊं, उसको 3D में सोचना, ठीक है, तो 3D में जो कोन है, तो जो ये पूरे की पूरी चीज है, नॉट इन अ प्लेन, मैं दो लाइंस नहीं बोल रहा, दो लाइंस के बीच का एंगल नहीं, वो जो पूरा मतलब 3D में बनेगी ये चीज, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। हमारे लेवल पे इसकी एप्लीकेशन नहीं है, तो वी जस्ट नीड टू नो कि दिस इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसके यूनिट्स बच्चों स्टीरेडियन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगेन मतलब व्हाई डोंट वी कॉल देम एज मतलब व्हाई डू वी कॉल देम एज सप्लीमेंट्री, क्योंकि मतलब इनको डिराइव क्यों नहीं कह दिया, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं वो मतलब कुछ इन बिटवीन सी फॉल करती हैं। मतलब अगर ऐसे सोचो कि क्या इनको और बेसिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है एंगल को, तो लगता है कि नहीं, और बेसिक नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, ठीक है, बट है तो लेंथ की टर्म्स में, है ना, तो उस तरह सोचो तो लगता है कि कुछ डिराइव्ड सा भी है, तो वो इन बिटवीन सा फंस गया, इसलिए इसको हमने सप्लीमेंट्री बोल दिया, ठीक है। तो मतलब दिस इज जस्ट अ फैक्ट, और इसमें बेस्ड मतलब ऐसा सच आपको कुछ अलग से नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। बाकी बच्चों देयर आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स एज वेल ऑफ सम क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब जो बस हिस्टोरिकली चले आ रहे हैं और उनको हम अभी भी यूज करते रहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे ऑफ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स? हॉर्स लाइट पावर। जैसे हॉर्स पावर होता है, ठीक है, तो हॉर्स पावर कहाँ से आया कि हिस्टोरिकली लोगों के पास जब कोई यूनिट्स नहीं थे, तो वो प्रोबेबली जहाँ पे कोई पावर को की बात करनी थी वो ऐसे बात कर लेते थे कि भाई इतने घोड़ों की पावर जितना कुछ हो रहा है, कि भाई ये काम 5 घोड़े मिलके कर सकते हैं, राइट, तो वो वैसे ही बस चला आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही लाइट ईयर हो गया, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल यूनिट्स बन जाते हैं। ओके, आगे बच्चों आपने जैसे थ्योरी में देखा होगा, आपको दिए हुए थे वो कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए थे, ठीक है, वो बच्चों आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है अलग से, वो मतलब जो तो हम कॉमनली यूज करते हैं जैसे माइक्रो हो गया या गीगा हो गया, वो आपको पता है, और जैसे जैसे आएंगे वो हमें पता भी चल जाएंगे। अलग से जैसे वो पूरा टेबल दिया हुआ है, वो आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। और इतना आसान कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा जहां पे आपको सिर्फ ये पूछा हो कि बताओ प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली, राइट। तो बच्चों जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा था कि भाई अगर हम कहते हैं कि कोई लेंथ इज 5 मीटर्स, तो हमने कह दिया कि इसका मतलब है कि इट इज 5 times of 1 meter, correct, where 1 meter is some standard length, right? Similarly 1 kg is some standard mass, 1 second is some standard time, right?
जो कि मे भी किसी ना किसी तरीके से डिफाइन हुआ होगा, और अब हम सबको वो समझ आता है, राइट? मतलब सबके लिए 1 सेकंड सेम है, सबके लिए 1 घंटा सेम है, एंड सो ऑन। बट कुछ ना कुछ तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, जहां से बनाए 1 सेकंड या 1 किलो या 1 मीटर या व्हाटएवर, ठीक है ना? तो ये अब कैसे बने हैं बच्चों? ये कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए गए वर्ल्ड वाइड, कि भाई वर्ल्ड वाइड हमने कहा कि हर कोई 1 मीटर को वही सेम वैल्यू बोले, है ना? तो वो तभी आएगा अगर हर किसी ने उसकी सेम डेफिनेशन बनाई होगी, राइट? तो हमने कुछ फिक्स कर लिए एज स्टैंडर्ड्स। मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे, यार मेरे पास नहीं है कोई 1 kg का स्टोन, नहीं है मेरे आसपास। अब मैं कहां से पता करूं कि 1 kg कितना होता है? कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड वाइड किसी तरीके से फिक्स किया गया होगा ना कि 1 kg क्या होता है ना? तो जैसे बच्चों 1 kg जो फिक्स किया गया है, जैसे अगर मैं पहले सबसे पहले kg की बात करूं, वन kg कुछ ऐसे फिक्स किया गया है, आपने पढ़ा होगा कि दिस इज मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय kept at international Bureau of Weights and Measures। ठीक है, तो ये कोई एजेंसी है, उन्होंने बच्चों एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है? उस सिलेंडर का मास फिक्स्ड है कि दैट इज 1 kg। मतलब अगर वर्ल्ड वाइड सारे 1 किलो के स्टोन्स सारे खत्म हो जाए मान लो किसी तरह, और हमें फिर जाके देखना है 1 kg, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस जगह पे जाके जो सिलेंडर रखा हुआ है उससे कंपेयर कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है, ठीक है? तो ये डेफिनेशन बच्चों स्कूल में आ सकती है, और किसी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ऐसे ही बच्चों डेफिनेशन है एक लेंथ की, मतलब 1 मीटर। तो मतलब ये देखो, जो ऐसी है डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट ये कोई लंबी सी वैल्यू है, अजीब सी, कोई देखना मॉड्यूल में, बताना क्या नंबर है? 299779245 299 77 77 92458। ठीक है? तो अगेन व्हाट इट मींस कि मान लो आपके पास कोई स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे?
आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करो और ये देखो कि लाइट ने एग्जैक्टली इतने टाइम में कितना ट्रैवल किया, तो वो जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, ऐसे ही टाइम का है, इसमें भी एक कुछ अजीब सा नंबर है, 1 सेकेंड जो है दैट इज टाइम इंटरवल ऑफ एक पता नहीं कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ 919 क्या है 9 1 263 1770 वाइब्रेशन इसकी है ये CS 133 एटम। ठीक है जी। तो these are pretty complicated definitions, तो ये नंबर्स वगैरह बच्चों याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये बच्चों विद टाइम चेंज भी होते रहते हैं ये डेफिनेशंस, जैसे मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही 1 सेकेंड की डेफिनेशन चेंज हुई है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन वर्ल्ड वाइड इश्यूज, जैसे मान लो एक कंट्री कहते हैं कि यार हमारे पास तो है नहीं सीजियम, हम कहाँ से करें अभी एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो अगर साइंटिस्ट को लगता है कि नहीं यार चलो इसकी जगह ये कर लो, ये ज्यादा इजी है सबके लिए और फिक्स्ड है, इजी से भी ज्यादा जरूरी होता है बच्चों की फिक्स्ड रहे, मतलब उसको हर जगह मतलब उसको करना आसान हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से कई बार ये डेफिनेशंस जो हैं वो चेंज भी हो जाती है। तो मतलब आपको सिर्फ पता होना चाहिए बच्चों की हाँ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, एज सच और कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एक्सक्यूज मी सर, सर लेंथ की डेफिनेशन में जो हमारे गिवन है ना वैल्यू, उसके अंदर 1/7 एक्स्ट्रा ऐड करा होगा, 1/7 होना चाहिए। ये एक ही 7 आएगा यहाँ पे? यस सर, मेरे अकॉर्डिंग मॉड्यूल में 2 7 गिवन है, बट मेरे अकॉर्डिंग 1/7 है। हाँ सोच के तो ये लग रहा है कि एक होना चाहिए, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। जैसे लाइट की स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ ना, तो ये ज्यादा आ रहा है। ये हटा दो बच्चों 1/7। सर हमने 7 ही क्यों उठाया? क्या? हमने 7 ही क्यों उठाया? नहीं मतलब वही मिसप्रिंट होगा इसलिए और ऐसा नहीं है कि मर्जी थी मेरी कि कोई एक हटाना था हटा दिया। एक सर अगर मतलब कि अपनी मर्जी से इन्होंने सेकंड डिफाइन करना था तो फिर वैसे ही कर लेते 3, कैसे? मतलब 3000। नहीं एग्जैक्ट चाहिए था ना।
जो हम 3 into 10 to power 8 बोलते हैं बच्चों लाइट की स्पीड, दैट इज अप्रोक्सीमेट। ओके, अब बच्चों काम की बात करते हैं, मतलब जिस पे बेस्ड एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो केस है बच्चों सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो कि हम मतलब बहुत बार कुछ क्वेश्चंस में करते भी रहते ही हैं इन वन फॉर्म और अनदर। तो जैसे बच्चों मैं बिल्कुल ही सिंपल सा अगर एग्जांपल लूं कि जैसे अगर मान लो मुझे कन्वर्ट करना है 10 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर्स पर सेकंड, कैसे करोगे बच्चों? इट इज वेरी सिंपल। आप मतलब आपने क्या करना है, मतलब देखो जो भी क्वांटिटी है, नहीं ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लगा दिया, हम तो एक जनरल सीख रहे हैं कि कैसे करना है, कि आप 1000 लिखोगे उसको 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, और बस वहां पे जो भी आपने लिखा हुआ है क्वांटिटी यूनिट, उसकी वैल्यू डाल दो। जैसे किलोमीटर है उसको मीटर्स में लिख दो कितना है, कि दैट इज 1000 मीटर्स। आर है दैट इज 3600 सेकंड्स, राइट? सो दिस इज द जनरल वे। तो इससे जो भी आ गया 100 अपॉन 36 कि मतलब अगर कहीं पर भी आपको जब एक क्वांटिटी को जो किसी मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में बदलना है, तो आप क्या करोगे? आप बस मतलब उसके यूनिट्स लिख के उन यूनिट्स को कन्वर्ट करके लिख दोगे, ठीक है? जैसे अगर हम अगला एग्जांपल लें, लीव योर आंसर इन फ्रैक्शंस।
मतलब आई कैन नॉट बिलीव माई आईज कि अभी भी मेरे पास 3 अलग आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में भी। मतलब क्या करूं बच्चों मैं? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 ABCD? तुम सबको मैं अपने बेटे की क्लास में ज्वाइन करवाता हूँ, आई थिंक वो जरूरी है। देखो बच्चों, एक बात समझो, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इन क्वेश्चंस में जो गलती होती है ना, वो हमेशा ये होती है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना, ठीक है? उसमें कहीं ना कहीं उलझ के आप गलत आंसर निकाल देते हो, ठीक है? आपने क्या करना है अब से, ठीक है? जिसमें कन्वर्ट करना है ना बच्चों, आई एम टेलिंग यू अ वेरी सेफ अप्रोच, इससे गलती नहीं होगी। जैसे हमें दिख रहा है कि मीटर इंटू किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? आप क्या करो, पहले ना उसका रिलेशन लिख दो कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू, जो भी रिलेशन आपके माइंड में है, दोनों, और वो ना दोनों लिखो। मतलब जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और दूसरा भी लिखो साथ में कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है ना? तो मतलब सो दैट इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू कि अगर तो भाई किलोमीटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो कौन सा यूज होगा, लेफ्ट या राइट? मतलब अगर आपको जो वैल्यू गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर है, आपने उसको इन टर्म्स ऑफ मीटर कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो लेफ्ट वाला रिजल्ट यूज होगा या राइट वाला? लेफ्ट वाला होगा, है ना? और अगर मीटर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा तो राइट वाला होगा। ऐसे ही बच्चों दूसरा भी लिख लो। हमें दिख रहा है कि हमें सेकंड और डे का रिलेशन लिखना है, तो भाई 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स into 60 minutes into 60 seconds, correct? So 1 second is equal to 1/24 into 60 into 60. ठीक है, प्लीज लिख लो ये। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये लिखना बचकाना है तो कोई बात नहीं, आप और छोटे बच्चे हो उससे भी, डोंट वरी, लिखो बिल्कुल टेंशन फ्री, ठीक है? क्वेश्चन ठीक करना है हमें बस, और कोई जरूरी नहीं है। अब लिखो जो आपको दिया हुआ है, यू आर गिवन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे किस किस की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होंगी? मीटर की और सेकंड की, है ना? तो 5 इंटू 1/1000 किलोमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, सेकंड लिख दो पहले, डे स्क्वायर अपॉन 24 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? कैसे डिवाइड किया है, कैसे मल्टीप्लाई किया है, कोई डाउट पूछ लो प्लीज। तो अब ये क्या बन गया, 5/1000 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60।
एंड ऑलवेज राइट यूनिट्स अलोंग विद द वैल्यू, कभी यूनिट्स मत छोड़ो ताकि कोई गलती हो ही ना। किलोमीटर पर डे स्क्वायर, तो ये 3 जीरोस आपके कट रहे हैं। So this is 5 into 24 into 24 into 60 into 6 into 6 into 6. This, I believe, becomes equal to 37324800. हाँ भाई, जिन्होंने गलत आंसर दिए थे क्या किया था? कुछ लोग तो स्क्वायर करना भूले होगे पक्का। हाँ जी, प्लेट ऑल। ओके, अब इसमें और कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं? सोचो, पहले कोरोना ठीक होगा या पहले ऐसा होगा कि सबका आंसर ठीक आएगा? क्या लगता है? हाँ दर्शवीर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले तो कोरोना ही ठीक होगा। हो सकता है उसके बाद कोई और बीमारी आके भी ठीक हो जाए।
दर्शवीर ने वो लिख के फिर गलत आंसर दे दिया। तीन सितारे हैं हमारे जिन्होंने गलत आंसर दिए, दर्शवीर, मनजोत और आश्रित। अच्छा, आश्रित ने उल्टा दिया, चलो ठीक है, आश्रित वाला मान सकते हैं, चल जाएगा वो, ठीक है। हाँ जी, तो इसका आंसर है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। करेक्ट हो गया है बच्चों सबका? मतलब गलती मिल गई अगर किसी ने करी थी तो, है ना? ओके, चलो ऐसे ही लेट से बच्चों हम चेंज करके बना देते हैं कि पावर का यूनिट वॉट डैश है, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन वॉट एंड वॉट डैश। बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन प्लीज, किसी का कुछ भी हल्का सा भी डाउट है प्लीज आस्क, कोई चक्कर नहीं है, मैं समझा दूंगा। सर वैसे पावर को सीरीज में क्या करते हैं? कुछ नहीं कहते, कोई नाम नहीं है डिफाइंड। Mehul Bansal, are you in the right batch?
थैंक गॉड, मुझे टेंशन हो रही थी कि मुझे आज ही मंदिर जाना पड़ेगा, बट एक ने सौम्य ने बचा लिया मुझे, इसने गलत लिख दिया। सौम्य तो पक्का चाहता है कि मैं ना जाऊं मंदिर। सबका ठीक था, इसने इंश्योर कर दिया सौम्य ने। हाँ जी, तो इसका आ जाता है 1 what is 10 raised to power 7 what dash। सौम्य, मैंने कल की क्लास में जरूर कहा था सेशन में रात वाले में कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बट गलत आंसर की नहीं, सही आंसर की। तुम्हारी अभी उल्टी कंसिस्टेंसी है। तो और क्या गलती करोगे इसमें? मतलब यही गलती हो सकती है ना, कोई यूनिट लिखने भूल जाओगे। ओके, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करें। देखो और क्वेश्चन नहीं, अभी टाइम नहीं है, चलो लेट इट बी। थोड़े से हमने और करने हैं अभी बच्चों क्वेश्चन के, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने बच्चों होमवर्क में सिर्फ ए पार्ट कर लेना, आपका टेस्ट है, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, टोटल 8-10 क्वेश्चंस हैं, बस वो कर लेना, ठीक है। चलो ओके बच्चों, आपका संडे को टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लीज इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि आसान है तो हमने जल्दी कर लिया, जल्दी के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है ना। स्पेंड 3 आवर्स, अगर जल्दी होता है तो डबल चेक करो हर क्वेश्चन, स्कोर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप अटकते हो, ठीक है, देखो बच्चों वैसे ना जो एक्चुअल टेस्ट होता है उसमें तो ऐसा नहीं है, बट अभी जस्ट फॉर द इनिशियल स्टेजेस अभी ना आपको दिखेगा कि आप जब टेस्ट दे रहे होते हो ना तो आपको ये भी दिखता है कि आप हर क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा रहे होते हो, ठीक है। ये असली में नहीं होता जेईई मेंस में या किसी भी एग्जाम में, ये सिर्फ अभी के लिए है, आपको सिखाने के लिए। तो प्लीज इंश्योर कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, और ठीक है, अब ड्यू टू व्हाटसएवर रीजन अगर आपको किसी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा लग गए, लीव इट फॉर द टाइम बिंग, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसका क्या रीजन होता है? तब तो आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है, मान लो आपने उस पर टाइम ज्यादा लगा दिया, फिर आपको आगे वाले सारे पेपर में ये टेंशन रहेगी कि हाँ यार टाइम कम है, अब मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है, उस चक्कर में गलतियां करोगे, ठीक है। तो टेस्ट में डोंट लेट एनीथिंग बॉदर यू एट ऑल, मतलब क्या बॉदर करेगा, कोई भी टफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कई बार बच्चों मिसप्रिंट भी होता है, मतलब इस बार क्या हर बार ऐसा होता है कि जैसे एक्चुअल जेईई मेंस का भी जो पेपर था, मतलब 10-10 12-12 करेक्शंस होती हैं हर पेपर में। तो दैट आल्सो यू हैव टू लर्न कि ऐसा नहीं कि मिसप्रिंट था, आपने उस पर 10 मिनट लगा दिए सोचने में और बाद में वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया,
तो मतलब रूल ये है कि आपने तो 2 मिनट से ज्यादा लगाने ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे। हाँ टाइम बचेगा, बाद में आके कर लो, बट पहले एक बार ये इंश्योर करो कि सारा पेपर आपने देख लिया। ठीक है बच्चों, चलो हाँ टेस्ट 3 घंटे का है। और हाँ बच्चों वैसे वो पढ़ लेना गाइडलाइंस, वो टेस्ट का टाइम 9 से 5 होगा, आपको 5 बजे तक खत्म करना होता है। ठीक है, मतलब आपको 2 बजे से पहले तो स्टार्ट करना ही करना है हर हाल में, नहीं तो वो 5 बजे तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो ही जाएगा टेस्ट। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। थैंक यू सर।